दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ एक हॉरर सस्पेंस मूवी जो हमें सिखाती है कि इंसान को जन्मों जन्म तक अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है रात के सीन से, जहाँ एक आदमी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है। वह एक फॉरेनर है। अचानक उस जंगल में जाते ही उस आदमी को कोई अदृश्य शक्ति खींचती है और वो डर कर भागने लगता है। तभी कोई शक्ति उसे ज़मीन में दफनाती है। ऐसा लगता है वहाँ कोई दलदल है और वह फॉरेनर वहाँ धंसता जा रहा है। अब दिखाई जाती है दिव्या, जो पुरातत्व शास्त्रज्ञ है। वो ज़मीन से पुरानी वस्तु खोदकर बाहर निकालती है। तभी उसे डीसीपी का कॉल आता है। वो डीसीपी के ऑफिस जाती है तो डीसीपी दिव्या से कहता है, दिव्या, तुम जंगल में जाकर छानबीन करो। हो सकता है वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। अभी अभी वहाँ फॉरेनर लापता हुआ है। तब दिव्या आती है एक फॉरेस्ट ऑफिसर राजा के पास। राजा बहुत ही फनी इंसान है। वो दिव्या को देखते ही उस पर लाइन मारना चालू कर देता है। अब दिव्या राजा के साथ आती है उसी जगह जहाँ वो फॉरेनर कल गायब हुआ था। अब अदृश्य शक्ति ने मारा था। वो कुछ छानबीन कर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन दिव्या आती है एक म्यूज़ियम में। वहाँ एक चीज़ को देखकर वहाँ के आदमी से पूछताछ करती है तो वो आदमी कहता है, मैम, ये पुराने ज़माने में राजा इस्तेमाल करते थे। इसे मर्डर बॉक्स कहते हैं। इसमें कैदी को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब दिव्या उस मर्डर बॉक्स को देखते ही रह जाती है। अब दिव्या ने जिस जगह जांच की वहाँ उसे एक हड्डियों का ढांचा मिलता है। वह वो ढांचा निकाल कर लैब में भेजती है। अब वो डीसीपी से कहती है, 4 दिन में हड्डी का ढांचा तो नहीं बन सकता। ये उस आदमी की लाश नहीं है। अब लैब वाले देखते हैं तो कहते हैं, ये बहुत पुरानी लाश है। 100 साल पुरानी मिट्टी लगी है इस पर। अब उस खोपड़ी के ऊपर चेहरा कैसा था, ये देखने वाला ऑफिसर चेहरा देखता ही रह जाता है। इधर रात में दिखता है राजा आया है डीसीपी के घर। तो कोई साड़ी पहनी औरत पायल की आवाज़ करती डीसीपी के घर में जाती है। राजा भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब डीसीपी से राजा डबल मीनिंग में बात करता है, पर राजा क्या कह रहा है ये डीसीपी को समझ नहीं आता। डीसीपी उस पर गुस्सा होता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और यहाँ दिखती है दिव्या, जो बहुत ही पुराने गेटअप में है। वो इन दोनों को एक एक झापड़ मारती है। ऐसा लगता है मानो ये दिव्या है ही नहीं, उसके अंदर कोई आत्मा हो। अब वो दोनों बहुत डरते हैं, घर से बाहर भागने को देखते हैं, पर वो आत्मा उन्हें घर के बाहर जाने से रोकती है। जैसे तैसे डीसीपी और राजा घर के बाहर आते हैं और यहाँ आते ही दिव्या और अचानक बंगाली बोलने लगती है। इन दोनों को उसी खड्डे के पास लाती है जहाँ से दिव्या और राजा ने वो हड्डियों का ढांचा निकाला था। उस गड्ढे के पास आते ही वो गड्ढे में गायब हो जाती है और बाहर आकर अचानक से डीसीपी पर हमला करती है और एक बहुत पुराना भाला फेंक कर डीसीपी को मार देती है। डीसीपी मर जाता है। राजा ये सब देखता ही रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अब दिव्या नाचने लगती है। राजा बस डर कर देखता है, वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ दिव्या आती है और राजा से कहती है, ये बात किसी को बताना मत, वरना तुम्हें भी मार दूंगी। तब राजा रोते हुए कहता है, दिव्या मैम, आप सुबह तो इंसान थी, फिर अचानक भूत कैसे बन गई? और दिव्या वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अब इधर लैब में दिव्या आती है तो वो ऑफिसर दिव्या को कहता है, दिव्या, ये 4 दिन पहले मरे उस आदमी की लाश नहीं है। वो फॉरेनर की लाश नहीं, एक लड़की की लाश दिख रही है। इस ढांचे से हमने जो शक्ल बनाई वो शक्ल बराबर तुमसे ही मिलती है। दिव्या ऑफिसर की बात सुन हंसने लगती है, मगर ये सच था, क्योंकि रात में डीसीपी और राजा जिसे दिव्या समझ रहे थे वो दिव्या थी ही नहीं, इस ढांचे की आत्मा थी। अब इधर जंगल में दिखाया जाता है डीसीपी की लाश।
पुलिस ले जाते हैं और राजा से कहते हैं, तुम फॉरेस्ट ऑफिसर हो, अगर यहाँ और कोई मर्डर हुआ तो तुम्हें ही अंदर डाल दूंगा। अब पुलिस जांच कर रहे थे तो पुलिस वाला कहता है, भाले पर लड़की के हाथ के निशान मिले हैं जो 24-25 साल की होगी। सीनियर पुलिस कहता है, ऐसा ये तो मुमकिन ही नहीं, भाला 40 किलो का है और एक 24-25 साल की लड़की उसे उठा भी नहीं सकती। तभी दिखाया जाता है डीसीपी के भाई बहन उसकी लाश ले जाने आते हैं। अब पुलिस वाला उन्हें कहता है, किसी लड़की ने मर्डर किया है, हम जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। अब डीसीपी की बहन राजा को कहती है, तुम्हारे जंगल में बिना एंट्री के मेरे भाई कैसे आए? तुमने तो उस लड़की के साथ मिलकर मारा नहीं मेरे भाई को। अब राजा उसकी बातों से डर जाता है। इधर लैब में दिव्या बहुत हैरान होती है, कहती है, ये कैसे हुआ सर? ये कंकाल हूबहू मेरे जैसा है, अजीब बात है। ऑफिसर कहता है, मैं डीएनए मैच कर देखता हूँ, अगर मैच हुआ तो ये तुम्हारा ही कंकाल है, पुनर्जन्म का। मगर ये बात किसी को बताना मत, सीक्रेट रखना, वरना फॉरेंसिक वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अब इधर पुलिस सब गांव के महिला के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। इधर घर पर दिव्या परेशान थी। वो अपने भाई से कहती है, भाई, लगभग 100 साल पहले मरी लड़की का कंकाल मेरे जैसा ही है, सेम, डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है। मुझे लग रहा है मैं जाकर उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालूं। उसका भाई कहता है, कहाँ मिलेगी 100 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन? दिव्या कहती है, ट्राई तो कर देखती हूँ। इधर डीसीपी के भाई बहन भी टेंशन में थे कि आखिर किसने मर्डर किया होगा डीसीपी का। अब दिखाया जाता है राजा को, जो फॉरेस्ट में उसके कॉटेज पर बैठा है। दिव्या उसे मिलने आती है तो राजा छुप कर बैठता है, क्योंकि राजा समझ रहा था दिव्या ही भूतनी है। अब दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट आया है कि वो फिंगरप्रिंट दिव्या से मैच कर रहे हैं। दिव्या तो मर्डर वाले दिन यहाँ थी ही नहीं। पुलिस परेशान होता है और राजा को पुलिस स्टेशन में बुलाता है। दिव्या इधर गांव में उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने आई थी। राजा पुलिस की बातें सुन डरता है और दिव्या को वहाँ बुला लेता है। अब यहाँ आता है डीसीपी का भाई। दिव्या को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। अब वो दिव्या का पीछा करता दूसरे दिन उसके घर जाता है। कहता है, मैं म्यूज़ियम में जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हुई। दिव्या कहती है, रुको, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। दिव्या जैसे ही घर के अंदर जाती है वैसे ही वो पुराने गेटअप में बाहर आती है, यानी ये अब आत्मा थी। वो आत्मा डीसीपी का भाई को ले जाती है। उसका गेटअप देख वो हंसता है, पर उसके साथ ही म्यूज़ियम जाता है। राजा भी उनका पीछा करता म्यूज़ियम जाता है तो वहाँ देखता है वो आत्मा डीसीपी के भाई को भी बहुत बेरहमी से मार रही है। राजा डरता हुआ देखता है। जैसे ही आत्मा उसकी ओर देखती है, राजा नाचने लगता है। डीसीपी के भाई अरविंद को वो आत्मा उसी मर्डर बॉक्स में डालकर मारती है जिसमें कैदी को राजा लोग मारा करते थे। अब दूसरे दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कहते हैं, ये कोई एक आदमी नहीं कर सकता, 4-5 लोगों का काम है ये। अब डीसीपी के घर अरविंद का दोस्त आता है और कहता है, अरविंद को किसी लड़की ने ही मारा है, क्योंकि वो मुझे कह रहा था किसी लड़की को म्यूज़ियम घुमाने ले जा रहा हूँ। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस दिव्या को बुलाता है। कहता है, सारे फिंगरप्रिंट्स तुमसे ही मैच हो रहे हैं। दिव्या, ये 2 मर्डर कैसे किए? दिव्या को कुछ समझ नहीं आता। उतने में वहाँ डीसीपी का बड़ा भाई और बहन आकर दिव्या के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाकर उसे मारने वाले होते हैं। तभी पुलिस उन्हें रोक देता है। राजा फॉरेंसिक ऑफिसर को पुलिस स्टेशन में लाता है। वो ऑफिसर कहता है, उस ढांचे की और दिव्या की शरीरीय बनावट सेम है, कुछ भी फर्क नहीं। राजा कहता है, मर्डर आत्मा ने किया है। पुलिस राजा को डांटता है। अब दिव्या रात में भाई से कहती है, भाई, मुझ पर ध्यान रखना, रात भर क्या मुझ में कोई आत्मा आती है या नहीं।
अब आधी रात में अचानक दिव्या के घर वही आत्मा आती है, उसके भाई को मारती है और दिव्या से कहती है, चलो मेरे साथ, तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, क्या सही क्या गलत तुम फैसला कर लेना। अब दिव्या उस आत्मा के पीछे आती है। वो आत्मा उसे एक बड़े घर में लाती है और एक रूम में आईने के सामने बैठ स्टोरी सुनाती है। वो कहती है, मैं मीनाक्षी हूँ, ज़मींदार की बहू। मेरे पति भी वीर योद्धा थे, ज़मींदार गांव के बड़े रईस थे। डीसीपी पहले जन्म में उनके घर का नौकर था। इस जन्म में जो 4 भाई बहन हैं, वो उस जन्म में भी भाई बहन थे। उसमें अभी जो दिव्या का भाई है, वो पहले जन्म में डीसीपी का भाई था। डीसीपी यानी पहले जन्म का रामलाल उसकी बहन ज़मींदार को भाती है। ज़मींदार उससे शादी करता है, मगर ज़मींदार की तीसरी पत्नी होने के बावजूद उसे इतनी इज्जत नहीं थी। वो नौकरानी वाले ही काम किया करती थी। ये बात रामलाल को खटकती है। अब गांव में कुश्ती की स्पर्धा थी। उसमें तुम्हारा भाई विकी और ज़मींदार के बेटे यानी मीनाक्षी का पति देवेंद्र कुश्ती खेलते हैं। मीनाक्षी का पति देवेंद्र योद्धा था। वो एक के बाद एक रामलाल के भाइयों को हराता जाता है और मीनाक्षी ताली बजाकर हंसने लगती है। इस बात का इन भाइयों को बहुत बुरा लगता है। उनको उनका अपमान हुआ ऐसा लगता है। अब उन्होंने बदला लेने की ठान ली और एक बड़ा कारस्तान कर ज़मींदार और उनकी पत्नी को मार दिया। मीनाक्षी और उसके पति को बंदी बना लिया। सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। रामलाल खुद ज़मींदार बन गया। ज़मींदार का पूरा परिवार मर गया, सिवाय मीनाक्षी और देवेंद्र के। अब लोग इन पर बहुत जुल्म करते हैं। देवेंद्र की आंखें फोड़ देते हैं। बेचारा तड़पता है, मगर उस पर दया नहीं करते। रामलाल की बहन मीनाक्षी को अंग्रेज अफसर को सौंप देती है। अब उसे फिर से बंदी बनाते हैं। तभी एक सेवक आकर रोते हुए कहता है, सरकार, रानी साहब, मैं आपका वफादार हूँ। महल में कोई नहीं, सब लोग बाहर गए। चलो मैं आप लोगों को यहाँ से छुड़ाता हूँ। वो उन्हें वहाँ से भगाता है, मगर बीच रास्ते में ही रामलाल और उसके भाई इन्हें पकड़ लेते हैं और बहुत बेरहमी से देवेंद्र को उसी मर्डर बॉक्स में डालकर मार देते हैं और मीनाक्षी को उसी दलदल में ढकेल देते हैं जहाँ स्टार्टिंग में अफसर को अंग्रेज़ को गिरता हुआ देखा था। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ मीनाक्षी दिव्या को ये सब बता रही है। दिव्या कहती है, ये उनकी पिछले जन्म की गलती है, वो तो इस जन्म में तो निर्दोष है। दिव्या कहती है, उन लोगों को तुम मार रही हो, मगर ये पुलिस तो मुझे फंसाएंगे। चलो, ये मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, मगर ये पुलिस वाले मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर सब ख़त्म कर देंगे। अब मीनाक्षी उसे लाती है उसी दलदल के पास और उसे कहती है, दिव्या, मैं अभी जाती हूँ, मगर तुम्हें इस जन्म में भी इन्हीं लोगों से खतरा है। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो इसी दलदल के पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब दिव्या ये सब हकीकत डीसीपी के भाइयों को बताती है और राजा को भी। अब आधी रात में डीसीपी की बहन को एक कॉल आता है और उसे मीनाक्षी दिखती है। वो बहुत डर जाती है, भागते हुए घर से बाहर जाती है। वहाँ उसे उसका भाई मिलता है। अब डीसीपी की बहन सुबह दिव्या के भाई से को बुलाती है और उसे कहती है, दिव्या को ही मार दो। अब डीसीपी का भाई कहता है, दिव्या के मरने के बाद मीनाक्षी जाएगी क्या? तो वो कहती है, हाँ। अब दिखाया जाता है दिव्या के घर। उसका भाई उसकी ड्रिंक में जहर मिलाता है, मगर उसे देता नहीं। अब आधी रात में दिव्या के भाई को सपना आता है कि मीनाक्षी उसका गला दबा रही है। वो उठता है और चाकू लेकर दिव्या के रूम में जाता है। अब वो रोककर दिव्या से कहता है, मुझे माफ़ कर दो दिव्या, मैं डर गया था। डीसीपी की बहन कह रही थी, मीनाक्षी तुमसे ही जिंदा है, तुम हो तब तक वो भी जिंदा है। दिव्या ये सुनकर बहुत रोती है।
अब यहाँ डीसीपी की बहन आती है, कहती है मीनाक्षी तुम्हारा इस्तेमाल कर कर हमें मार देगी मीनाक्षी। दिव्या कहती है तो मैं कल उसी दलदल में सुसाइड कर लूँगी। अब दूसरे दिन दिव्या उन तीनों के साथ दलदल के पास आती है और ये तीनों उसे मरता हुआ देखने के लिए वहीं रुकते हैं, मगर अचानक से दिव्या ताली बजाते उनकी ओर आती है और इन तीनों को आत्मा मार देती है। अब उसका बदला पूरा हो गया। दिव्या फॉरेस्ट ऑफिसर राजा के पास जाती है तो यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर राजा की बदली हो गई थी। उसकी जगह यहाँ नया ऑफिसर आया था। जो राजा की जगह नया ऑफिसर आया था वो कोई और नहीं मीनाक्षी का पति देवेंद्र था।